इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। दिखाएंगे आपको बीजेपी आज से कैसे शुरू कर रही है मिशन बंगाल का राउंड 2। साथ ही किसानों से बातचीत क्यों रही बेनतीजा, ये भी बताएंगे। और दिखाएंगे आपको पटना में ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के लिए क्यों आए BA MA डिग्री वाले लोग। 9 बजे की 9 बड़ी खबर शुरू करने से पहले इस वक्त की बड़ी दुखद और दर्दनाक खबर आपको बता दें। महाराष्ट्र के भंडारा में 10 बच्चों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे से पूरे मामले की जानकारी ली है। साथ ही भंडारा के DM और SP से भी फोन पर बात की। यहाँ एक अस्पताल में आग लगने से 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई है। इन बच्चों की उम्र 1 दिन से लेकर 3 महीने तक थी। ये आग रात करीब 2 बजे लगी और इतनी तेजी से फैली कि किसी को भी संभलने का मौका तक नहीं मिला। वार्ड में भर्ती बच्चों को बाहर नहीं निकाला जा सका और 17 में से 10 बच्चों की मौत हो गई। 7 नवजात बच्चों को बचा लिया गया। अब उन्हें दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन ये हुआ क्यों, कैसे हुआ, ये बड़ा सवाल है। रात को करीब 1:30 से 2 बजे के बीच में यहाँ पर जो न्यूबॉर्न केयर यूनिट है हमारा, उसमें आग लगी थी और इस दुर्दैवी घटना में करीब 10 बच्चों की मृत्यु हुई है और हम 7 बच्चों की जान बचा पाए हैं। सर, इंक्वायरी किस तरीके की होगी? इसमें डिटेल इंक्वायरी की जाएगी और उसमें क्या कारण रहा इस घटना का, इस पे उसको चिन्हित किया जाएगा। प्राथमिक कारण क्या लगता है? शॉर्ट सर्किट की वजह? नहीं, अभी कहना बिल्कुल मुश्किल है। हमने फायर कॉलेज के एक्सपर्ट्स और इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर्स बुलाए हुए हैं, वो उसको देखने के बाद सही कारण बता पाएंगे। भंडारा हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि भंडारा जिला अस्पताल की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस दर्द को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं। भगवान पीड़ित परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस दौरान संवेदनाएं व्यक्त की हैं, लेकिन अमित शाह ने अपने ट्वीट में क्या कहा है वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं अपना दर्द शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मेरे विचार और संवेदनाएं शोक संपन्न परिवारों के साथ हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि भंडारा जिला अस्पताल में नवजात बच्चों की मौत से आहत हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। बहुत ही दुखद खबर ये है। जिसने भी इस खबर के बारे में जाना वो बहुत ही दुख में है, शोक व्यक्त कर रहा है। आप जरा उन परिवारों का हाल सोचिए, उन माओं का हाल सोचिए जिन्होंने इन बच्चों को अभी हाल ही में जन्म दिया। इन बच्चों की उम्र मात्र 1 महीने या उससे थोड़ी ही ज्यादा। वो इस अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती होंगे, लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो बेहद दुखद, बहुत आहत करने वाला, न सिर्फ इन पूरे परिवारों के लिए बल्कि साथ ही साथ जो भी इस खबर को सुन रहा है, जान रहा है, वो हैरान है। हालांकि जब डॉक्टर से इस बारे में पूछा गया, जब हम सुबह अपने संवाददाता से बात कर रहे थे, तो डॉक्टर का ये कहना था कि जो NICU वार्ड है वहाँ पर आग लगी और उसके बाद संभलने का किसी को मौका नहीं मिला। नवजात बच्चों के वार्ड में डॉक्टर नर्स क्यों नहीं थे, सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि फायर फाइटिंग सिस्टम ने काम क्यों नहीं किया। नवजात बच्चों के वार्ड में पर्याप्त वेंटिलेशन की सुविधा क्यों नहीं थी। जिला प्रशासन को बताने में देरी क्यों की गई। अस्पताल प्रशासन ने फौरन एक्शन क्यों नहीं लिया। ये तमाम सवाल हैं जो अब खड़े होते हैं और साथ ही जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। इंडिया टीवी संवाददाता दिनेश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। दिनेश, अब भले ही इंक्वायरी हो जाए, जांच बैठा दी जाए, लेकिन कुछ भी उन 10 नवजातों को वापस नहीं ला सकता। क्या कर रहा है अस्पताल प्रशासन? जी बिल्कुल, देखिए यही सबसे बड़ी लापरवाही है। वहाँ के जो लोग परिजन है जिन्होंने अपने बच्चों को, उनका यही कहना है कि जब ये आग लगी तो शुरुआत के 15 मिनट किसी को पता तक नहीं चला। एक नर्स थी जिन्होंने धुआं निकलते हुए देखा, तब जाके उन्होंने बाकी लोगों को अलर्ट कराया और फायर ब्रिगेड की गाड़ी को
आने में भी काफी वक्त लग गया और आग इतनी तेजी से पूरे अस्पताल में फैला कि दिनेश, क्या आपने अस्पताल प्रशासन से इस बारे में सवाल पूछा कि नवजात बच्चों के वार्ड में कोई नर्स या कोई डॉक्टर क्यों नहीं था? यूजुअली रात के टाइम में तो कम से कम एक नर्स हमेशा मौजूद होनी चाहिए नवजातों के वार्ड में। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए हमने कई सवाल पूछे, लेकिन फिलहाल जो अस्पताल प्रशासन का कहना है कि वो जांच में लगे हुए मदद कर रहे हैं पीड़ित परिजनों के, इसीलिए कितने स्टाफ वहां पर मौजूद था नहीं था या रात का वक्त था तो पूरा स्टाफ। जी दिनेश, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। इसी बीच एक बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। हर पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे आज जिला अस्पताल का भी दौरा करने वाले हैं, लेकिन ये दौरा, ये मुआवजा, ये राशि अब किस काम की? अस्पताल प्रशासन को ये सोचना चाहिए था, ये तय करना चाहिए था कि बच्चों के वार्ड में एक नर्स रहे। रात 2 बजे का वक्त। बिल्कुल मीनाक्षी, और बहुत सी खामियां सामने आई हैं। पहली बात दिनेश, उस वार्ड में, निक्यू वार्ड में कोई नर्स नहीं थी। दूसरी बात, वहां पे कोई सीनियर डॉक्टर भी नहीं था। तीसरी बात, इतनी देरी से सारी चीजें क्यों की गई? बच्चों को बचाने में इतनी देरी क्यों हुई? जी देखिए, यही वो पहलू है जिसकी जांच फिलहाल करने के आदेश दे दिए गए। इस समय जो है जांच की एक टीम जो पहुंची वहां अस्पताल में, वो उस वार्ड से वीडियोग्राफी कर रही है, साथ ही ये पता लगाने की कोशिश करेगी आग लगने की वजह क्या है। एक दूसरा, घटनास्थल पर जब ये आग लगी और इतना बड़ा अस्पताल है जहां पर अस्पताल में सिर्फ भंडारा के ही लोग नहीं बल्कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जो सीमा से लगकर ये भंडारा जिला है, तो वहां से भी लोग यहाँ पर इलाज कराने आते। तो ऐसे में जरूरत इस बात की थी कि वहां पर रात को इनफ स्टाफ होना चाहिए था, और खास तौर पे क्योंकि ये बच्चों जी वो हालत क्रिटिकल होती है, उनके वजन काफी कम होते हैं। दिनेश, हम दोबारा आपका रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, इस पूरे मामले में भंडारा हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया। भंडारा की घटना बेहद दर्दनाक है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है। उन्होंने इस हादसे के बाद दुख जताया, और जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं, ये बहुत ही दुखद हादसा है और लापरवाही बहुत बड़ी अस्पताल प्रशासन की है। अस्पताल इस मामले में क्या कार्रवाई कर रहा है, किसे दंडित कर रहा है, ये बात की बात है। बिल्कुल, और मीनाक्षी, एक स्तर पर नहीं कई स्तर पर लापरवाही की गई है। पहली बात तो उस निक्यू वार्ड में जहां आग लगी, जिसके कारण फिलहाल अज्ञात बताए जा रहे हैं, वहां आग कैसे लगी। दूसरी बात, जब आग लगी 17 बच्चे निक्यू में थे, तो उस वक्त कोई सिस्टर या कोई नर्स वहां पर मौजूद क्यों नहीं थी? तीसरी बात, क्या नाइट शिफ्ट में कोई इंचार्ज नहीं होता है अस्पताल में, कोई सीनियर डॉक्टर या फिर कोई दूसरा इंचार्ज मौके पर नहीं होता है? चौथी बात, फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ था, क्यों नहीं? 15 मिनट तक किसी को ये तक नहीं पता चला, जैसे संवाददाता दिनेश मौर्य ये बता रहे थे, 15 मिनट तक ये तक नहीं पता चला कि अस्पताल के एक वार्ड में आग लग गई है। आप सोचिए कैसे बेसुध नींद सो रहे होंगे अस्पताल में नाइट शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारी कि 15 मिनट तक एक वार्ड में आग लगी रही और किसी को भनक तक नहीं लगी। आग में हमने कई कीमती जीवन खो दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे हादसे के बाद दुख व्यक्त करते हुए अपने विचार रखे। ये 4 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई, और सोचिए उनकी उम्र ही क्या थी, 1 महीने से 3 महीने तक की उम्र का। सोचिए, इतनी मामूली सी उम्र। और दिनेश, ये वार्ड ही ऐसे बच्चों के लिए होता है जहां पर उन्हें ट्रीटमेंट दिया जाता है, जहां उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, अलग अलग थेरेपीज दी जाती हैं, और ऐसे वार्ड में कोई नर्स का ना होना, ये तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है। जी बिल्कुल, देखिए यही चिंता का विषय है। न सिर्फ वहाँ पर नर्स वार्ड बल्कि एक सिविल सर्जन का भी होना जरूरी है नियम के तहत, लेकिन जब ये हादसा हुआ उस समय उस वार्ड में कोई भी मौजूद नहीं था। परिजनों का आरोप है कि घटना के दौरान जो स्टाफ था वो एक अन्य कमरे में सो रहे थे। स्टाफ, ऐसा बड़ा आरोप जो है परिजन लगा रहे हैं। साथ ही में जितने जल्दी से एक्शन लेके जो 10 बच्चे बाहर थे, उन्हें जो 7 बच्चे थे उन्हें बाहर उन्हें निकाल दिया गया, लेकिन जो 10 बच्चे इतने इस वार्ड में थे उन्हें बचाने के लिए अस्पताल का कोई भी स्टाफ जो है वो आगे बढ़कर उस वार्ड में नहीं गया। ऐसा बड़ा आरोप परिवार द्वारा लगाया जा रहा है, और यही दिखाता है कि कितनी बड़ी खामियां। एक और अहम चीज, अभी चूंकि जांच की टीम वहां पर पहुंची थी, इस बात से ही पता लगाया जा रहा है कि वहां पर जब इतने बड़े पैमाने पर लोग आते हैं और खास तौर पे इतने बच्चे जिनको सबसे ज्यादा देखरेख की जरूरत होती है, जिनकी हालत गंभीर होती है,
उन्हें उस वार्ड में और उस पूरे अस्पताल में क्यों फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन, इक्विपमेंट्स नहीं थे और हर स्तर पर गलती हुई है, इसीलिए हम कह रहे हैं। और इस गलती का खामियाजा उन बच्चों को भुगतना पड़ा जिनकी उम्र 1 दिन से 3 महीने के बीच थी। बहरहाल बहुत शुक्रिया दिनेश आपका। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मिशन बंगाल पर हैं। जेपी नड्डा आज पूर्वी बर्धमान जिले में होंगे और रोड शो करेंगे। 10 दिसंबर को दक्षिण 24 परगना में डायमंड हार्बर जाते हुए जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद ये उनका पहला बंगाल दौरा है। बीजेपी वर्कर्स ने पूर्वी बर्धमान में जेपी नड्डा की भव्य स्वागत की तैयारियां की हैं। बर्धमान शहर की सड़कें कमल छाप झंडों से पटी पड़ी हैं। नड्डा की अगवानी के लिए तोरण द्वार सज गए हैं। पूर्वी बर्धमान का मशहूर ऐतिहासिक करजन गेट बीजेपी के झंडों से घिरा है। शहर को आने जाने वाली सड़कों पर नेताओं के कटआउट्स लगे हैं। क्लॉक टावर से इसी करजन गेट तक आज बीजेपी अध्यक्ष रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन करेंगे। पूरी की तरह भगवा रंग में रंग गया है बर्धमान शहर। बीजेपी के झंडे चारों ओर दिख रहे हैं। कटआउट लगाए गए हैं, जेपी नड्डा के कटआउट लगाए गए हैं, मुकुल राय के कटआउट लगाए गए हैं। इसके अलावा बीजेपी के जो भी आला नेता हैं सभी के कटआउट इस वक्त बर्धमान शहर में हमें देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी की नजर बंगाल के किसानों पर है। पूर्वी बर्धमान जिला बंगाल का धान का कटोरा है, इसलिए वो आज एक कटोरा चावल मुहिम की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस मुहिम के तहत बीजेपी के नेता किसानों के घर घर जाकर एक मुट्ठी चावल मांगेंगे। बीजेपी ने इस योजना से 75 लाख ग्रामीणों के घरों तक पैठ बनाने की योजना बनाई है। जेपी नड्डा काटवा इलाके के मुस्तुली गांव में भी जाएंगे और किसान सुरक्षा सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी पूरे बंगाल में ऐसी 40,000 जनसभाएं करने का संकल्प ले चुकी है। नड्डा यहां मथुरा मंडल नाम के किसान के घर जाकर लंच करेंगे। सब्जियां कई रकम की बना रही हैं, भाजा कई रकम का बन रहा है, मिठाई बन रही है, तो उसी को लेकर अभी व्यस्तता चल रही है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ जो बंगाली घरों में होता है आल्पना जिसको बोलते हैं, उसका काम किया जा रहा है। बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपनी ताकत दिखाने को बेकरार है। बीजेपी 10 साल पुरानी ममता सरकार को उखाड़ फेंकना चाहती है। बीजेपी के नेता महीनों से बंगाल में हैं और पार्टी अध्यक्ष और गृह मंत्री हर महीने बंगाल जा रहे हैं। नड्डा एक दिन के अपने दौरे पर मीडिया से बात करेंगे और पार्टी की कोर कमेटी के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। कभी ममता बनर्जी के बेहद खास रहे शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर कड़ा प्रहार किया है। टीएमसी छोड़ने के बाद पहली बार शुभेंदु अधिकारी ने इंडिया टीवी को इंटरव्यू दिया और कहा दीदी टीएमसी को एक कंपनी की तरह चला रही है। इस चेहरे को आज कौन नहीं जानता। ममता से बगावत करके बीजेपी में शामिल हो गए और जब से बीजेपी में शामिल हुए हैं बीजेपी का हौसला आसमान छू रहा है। जीत की उम्मीद बढ़ गई है। रोजाना बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं और लोगों को बताते हैं कि टीएमसी अब एक कंपनी बन गई है। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार उन्होंने इंडिया टीवी से खास बातचीत करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता बदलाव चाहती है, अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को हटाना चाहती है। पॉलिटिकल पार्टी जब कंपनी में कन्वर्ट करता है, प्राइवेट लिमिटेड बन जाता है, तब जिसको सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो पॉलिटिकल वर्कर के नाते कुछ नीति के ऊपर काम करना चाहता है, जनता की हित के लिए काम करना चाहता है, वो नहीं रह सकता। टीएमसी नाउ ए कंपनी। नेम ऑफ द चेयरमैन इज श्रीमती ममता बनर्जी, मैनेजिंग डायरेक्टर नेम इज अभिषेक बनर्जी एंड नेम ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर इज आईपैक। पिक्चर अभी बाकी है, तो ट्रेलर चल रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी इस बार पीके के भरोसे है, मतलब प्रशांत किशोर की कंपनी को बंगाल जिताने का ठेका मिला है। प्रशांत किशोर का दावा है कि बीजेपी 3 अंकों तक भी नहीं पहुंच पाएगी। इस सवाल पर शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हम जनता ने संघर्ष करके, टीएमसी वर्कर ने बहुत संघर्ष करके चेंज लाया, तब 2011 का बाद भातीजा को एंट्री कर दिया पार्टी, जुबा का प्रेसिडेंट। एक ही पार्टी के अंदर 2 जुबा प्रेसिडेंट, मैं यूथ का था और उसको जुबा बना दिया। ये तो उसका जो प्लानिंग था, तो धीरे धीरे सब देखा। 2014 में मुझे हटाकर यूथ प्रेसिडेंट बना दिया। सरकार और किसानों के बीच अब 15 जनवरी को नवे दौर की बातचीत होगी।
शुक्रवार को हुई 8वें दौर की बैठक बेनतीजा खत्म हो गई। किसान नेता कृषि बिल को वापस लेने की जिद पर अड़े। सरकार की तरफ से कई प्रस्ताव किसानों के सामने रखे गए, लेकिन किसान किसी भी बात पर राजी होने के लिए तैयार नहीं थे। किसानों की एक ही मांग थी कि तीनों कानून रद्द किए जाएं। इसीलिए ये वार्ता भी बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। हम कानून को चैलेंज कर रहे हैं, कानून किसान विरोधी है, इसलिए हमारा वोट फोट के जाने का कोई सवाल नहीं है। सीधा होगा तो होगा, नहीं तो हम लड़ेंगे मरेंगे, इसके अलावा कोई बात हमारे सामने नहीं है। 15 तारीख किसान संगठन और सरकार के बीच एक बार फिर बैठक तय हुई है। केंद्र सरकार और किसान संगठनों की बैठक 15 जनवरी को होगी। 15 जनवरी को दोनों पक्ष विवादित मुद्दों पर फिर से बात करेंगे। इससे पहले कल यानी 10 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी और 15 तारीख को होने वाली बैठक में जाने या नहीं जाने पर सहमति बनेगी। कई विषय ऐसे हैं जो उनके भी ध्यान में आए, कई विषय ऐसे हैं जो हमारे भी ध्यान में आए, तो इसलिए जब अगली चर्चा होगी तो अगली चर्चा में वो सब बातचीत करके ही दोनों पक्ष बैठेंगे। जैसे कुछ किसान नेता कह रहे हैं कि ये राज्यों पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि वो कानून बनाए कृषि को लेकर, केंद्र सरकार अपने कानून रद्द कर दे, क्या इस तरह का कोई ऑप्शन है? बैठक में किसी भी किसान नेता ने इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं दिया। सरकार ने बार बार यह कहा है और अनुरोध किया है कि वो कुछ वैकल्पिक प्रस्ताव देंगे तो सरकार उन पर जरूर विचार करेगी। केंद्र की मोदी सरकार बैठक में पूरे होमवर्क के साथ आई थी और किसानों को भी पूरी रिसर्च करके आने को बोला गया था, जिसके बाद विवाद सुलझाने के लिए एक के बाद एक प्रस्ताव दिए गए। सरकार ने पहले प्रस्ताव में कहा कि वो नए कृषि कानूनों में बदलाव करने को तैयार है, इसलिए संशोधन पर बात की जाए। दूसरे प्रस्ताव में सरकार ने किसानों से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात रखें। तीसरे प्रस्ताव में कहा कि किसान धर्मगुरुओं की बात माने और घर वापस चले जाएं। चौथे प्रस्ताव में एक कमेटी गठित करके कानूनों में संशोधन का सुझाव देने की बात कही गई, लेकिन किसानों ने इन सभी प्रस्तावों को एक झटके में रिजेक्ट कर दिया और दो टूक कहा कि जब तक कानून वापसी नहीं होगी, घर वापसी भी नहीं होगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पंजाब के बड़े संत बाबा लखा सिंह के जरिए निकालना चाहते हैं किसान आंदोलन का समाधान। किसान आंदोलन में शामिल बच्चों और महिलाओं के शामिल होने पर बाबा लखा सिंह ने अफसोस व्यक्त किया। 8वें दौर की बातचीत के दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान नेताओं से मतभेद सुलझाने को एक और प्रस्ताव दिया और कहा कि अगर किसान नेता चाहें तो अपनी बात पंजाब के बड़े संत बाबा लखा सिंह के सामने रख सकते हैं। मैंने उनसे ये प्रार्थना की कि आप यूनियंस के लीडर से बात करें। यूनियन के लीडर रिपील के अतिरिक्त जो भी विचार व्यक्त करते हैं वो सीधा हमको विचार व्यक्त करें, हमको प्रस्ताव दें, अथवा वो अगर आपको भी कोई प्रस्ताव देते हैं और आप हमको कन्वे करते हैं तो भी निश्चित रूप से हम विचार करेंगे। बाबा लखा सिंह नानकसर गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चीफ हैं। बाबा लखा सिंह का सिख समाज में बड़ा सम्मान है। किसानों से मीटिंग से पहले नरेंद्र सिंह तोमर ने बाबा लखा सिंह से मुलाकात की थी। बाबा लखा सिंह ने आंदोलन कर रहे किसानों को सलाह दी थी कि महिलाओं और बच्चों को घर भेज दें। ये जो किसान बुजुर्ग बच्चे वृद्ध माताओं रोडों पर बैठी हुई है वो दुख मुझे सहा नहीं जा रहा, इसलिए हमने सोचा कि ये किसी तरफ से भी कोई मसला हल हो सके, तो इसीलिए हम मंत्री साहब से मिले और बहुत अच्छी बातचीत हुई। मुझे जो हौसला भी दिया और हम कोई ना कोई नई प्रपोजल लेकर जे मसले में कोई ना कोई तरीका सोचेंगे, ढूंढेंगे और इसको जल्दी तो जल्दी हल करने की कोशिश करेंगे। किसान संगठन के नेताओं ने बाबा लखा सिंह की अपील को खारिज कर दिया है, साथ ही नसीहत दी है कि संत समाज इससे दूर ही रहें। कोरोना वैक्सीन को लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करेंगे। पीएम दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान पर चर्चा करेंगे। सोमवार को पीएम मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना वैक्सीन को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। टीकाकरण अभियान शुरू होने से पहले ड्राई रन किया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की चूक ना हो और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फुल एक्शन में हैं। नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सोमवार को शाम 4 बजे मीटिंग करेंगे। बैठक में मोदी वैक्सीनेशन प्रोग्राम की समीक्षा कर सकते हैं और मुख्यमंत्रियों को जरूरी निर्देश दे सकते हैं।
वही दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम में कोई अड़चन ना आए, इसीलिए कल देश के 736 जिलों में वैक्सीनेशन का ड्राई रन हुआ। हर जिले के जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और निजी अस्पताल ड्राई रन में शामिल हुए। And we are in the process of ensuring that in the next few days or so, in the near future, we should be able to give these vaccines to our countrymen. देश पर बर्ड फ्लू का संकट गहराता जा रहा है। 6 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। बर्ड फ्लू की खबर से पोल्ट्री कारोबारी लड़खड़ाते नजर आ रहे हैं। लोगों ने चिकन और अंडे खरीदने कम कर दिए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा जा चुका है कि 6 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू कंफर्म है। सरकार ने राज्यों से जरूरी एक्शन लेने को भी कहा है। दिल्ली में बर्ड फ्लू की आहट से प्रशासन अलर्ट हो गया है। मयूर विहार फेज 3, द्वारका और हस्तसाल गांव में पिछले 4-5 दिनों में 50 कौवे मरे पाए गए। अकेले मयूर विहार फेज 3 में 17 कौवे मरे हुए पाए गए, जिसके बाद रैपिड रिस्पांस टीम को मौके पर भेजा गया। टीम ने कौवों के सैंपल लेकर अलग अलग लैब को भेज दिए हैं। रिपोर्ट का इंतजार है। इंदौर में बर्ड फ्लू से पोल्ट्री फार्म तबाह न हो जाए, इसके लिए 450 मुर्गों को मारकर दफन कर दिया गया। राज्य सरकार ने इंदौर के साथ साथ नीमच के चिकन शॉप को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। इंदौर में करीब 250 पक्षियों के मरने के बाद बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। एमपी में बर्ड फ्लू की आहट के बाद पोल्ट्री बिजनेस को बेहद नुकसान हो रहा है। बिजनेस सर अभी तो बहुत मद्दा है। ये मार्केट में जो बर्ड फ्लू की हवा चल रही है, इस चक्कर में खरीदार ना के बराबर है। अमेरिकी संसद में हिंसा के बाद डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन को सत्ता सौंपने को तैयार हो चुके हैं, लेकिन ट्रंप बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाएंगे। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप पर सोमवार को महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। कैपिटोल हिल में हुई हिंसा के बाद डोनाल्ड ट्रंप पर चौतरफा दबाव साफ साफ नजर आ रहा है। पहले आगजनी और तोड़फोड़ के 24 घंटे के अंदर उन्होंने अपनी हार मानते हुए बाइडेन को सत्ता सौंपने का ऐलान किया और अब ये घोषणा कर दी कि वो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाएंगे। ट्रंप ने ट्वीट करके बताया, जिन्होंने पूछा है मैं उन सभी को बता दूं कि मैं 20 जनवरी को शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जा रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप से पहले 1969 में एंड्रयू जॉनसन ऐसे राष्ट्रपति थे जो अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद दूसरे राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में नहीं गए। अब 152 साल बाद अमेरिका के इतिहास में ट्रंप दूसरे राष्ट्रपति होंगे जो शपथ ग्रहण में नहीं जाएंगे। ट्रंप ने शपथ ग्रहण से भले ही किनारा कर लिया हो, लेकिन उन पर महाअभियोग की तलवार लटकने लगी है। डेमोक्रेट्स सांसद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बेहद खफा हैं। डेमोक्रेट सांसद जल्द से जल्द महाअभियोग की प्रक्रिया शुरू करना चाहते हैं। अगले हफ्ते महाअभियोग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। पटना में ऑफिस अटेंडेंट की सरकारी जॉब के लिए बीए और एमए पास उम्मीदवार भी खड़े नजर आए। इस पोस्ट के लिए कुल 96 जॉब थी, लेकिन आवेदन आए 1,12,000। पटना से 2 तस्वीरें आई। पहली तस्वीर में कतार है उन उम्मीदवारों की जो ऑफिस अटेंडेंट की जॉब के लिए सरकारी दफ्तर के बाहर पहुंचे, और दूसरी तस्वीर है उन बेरोजगारों की जिन्होंने जॉब की मांग की तो उन्हें डंडे पड़े। ये कतार सरकारी नौकरी का ख्वाब संजोए युवाओं की है। बिहार विधान परिषद में ऑफिस अटेंडेंट की 96 पोस्ट 2 साल पहले निकाली गई थी, जिसके लिए 1,12,000 आवेदन आए। दिसंबर के महीने से इंटरव्यू चल रहा है। हर दिन 4 चरण में करीब 800 छात्रों का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू देने के लिए आने वाले छात्रों में कई ऐसे हैं जिनके पास ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक की डिग्री है, लेकिन नौकरी नहीं है, इसलिए ऑफिस अटेंडेंट भी बनने को तैयार है। मुंबई से सटे उल्हासनगर में तलवार वाले गुंडों का आतंक सीसीटीवी में कैद हुआ। आधी रात को 15 से 20 लड़कों की टोली ने दर्जन भर घरों में दहशत फैला दी। ठाणे के उल्हासनगर के दर्जन भर परिवारों की रात दहशत में गुजरी। 15 से 20 लड़कों ने ऐसा तांडव किया कि इलाके की कानून व्यवस्था हाशिए पर आ गई। पूरा इलाका रात भर बदमाशों की करतूत से सिहरता रहा। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि 15 से 20 लड़कों के हाथ में तलवार थी। तलवार से लड़कों ने दरवाजे को निशाना बनाया। आधी रात को जब लोग अपने घरों में सो रहे थे, तब लोगों ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए इंडिया टीवी की खास पेशकश फकीर आजम।